दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, आपको ट्विटर पे यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनर पे कुछ फिल्टर लगा करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा ऐसा फिल्टर मैं यूज करता हूँ जिससे मुझे मल्टीबैगर आइडियाज जनरेट होते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें फर्दर रिसर्च करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कोई स्टॉक आ जाता है और उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें मल्टीबैगर वाले ट्रेड्स है या नहीं है, क्या ये फ्यूचर में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसी का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडपीडिया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल्स में आप क्या ऐसा देखें कि वो स्टॉक फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सके। तो दोस्तों आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये प्योरली डेटा ड्रिवन अप्रोच है, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्टडी ना करना पड़े। आप कुछ डेटा देख करके ये डिसाइड कर ले कि ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। तो दोस्तों आखिर कौन कौन से पॉइंट है इसको आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीनर पे अभी आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो कि इस अप्रोच को डिस्कस करने से पहले काफी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हम स्टॉक आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हम जो भी स्टॉक ढूंढेंगे वो एक हाई ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। तो दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो शेयर 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं, लेकिन उनमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, उनका पता भी नहीं चलता कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो ऐसी कंपनीज होंगी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी अच्छा होगा और वो सारी ग्रोथ वाली कंपनी होंगी। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। शेयर मार्केट में अगर हमें अपना पैसा ग्रो करना है तो ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करें जो कि ग्रोथ करने वाली हो, और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि वो एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ रिपोर्ट करे। इसी एक पॉइंट के बेसिस में आज हम कंपनीज को स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो कर रही हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रीनर पे ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपनीज पे जाएं तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है, सारी चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप एक एक कंपनी पे अपनी स्टडी करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके वो सारे चीजों को देख लें जो कि एक क्वालिटी कंपनीज में पाई जाती हैं। तो आज हम कुछ की फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखेंगे जो कि आपको चेक करना काफी जरूरी है, जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वो कंपनी एक अच्छी है, फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है आपको चार्ट देखना है। हालांकि फिल्टर में हम ऑलरेडी 52 वीक हाई वाली कंपनीज को देखते हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली चार्ट कैसा दिखना चाहिए उसको पहले डिस्कस कर लें। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्क्रीनर पे, जो कि हमारा फिल्टर था। आज की डेट में 49 कंपनीज यहाँ पे दिख रही हैं और मैं रैंडमली किसी एक कंपनीज का स्टॉक पिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडिंगटन को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली हम आ जाते हैं 5 साल या 10 सालों का चार्ट देख लेते हैं। 5 सालों का अगर चार्ट देखें तो ये काफी अच्छा है। एटलीस्ट यहाँ पे शेयर जो है 33 रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई है जो की 165 रुपए पहुंची है। उसके बाद काफी लंबे समय तक ये एक साइड रेंज में जा रहा था। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर 2021 से बात करें तो कहीं ना कहीं ऊपर ही शेयर जा रहा है और कहीं ना कहीं अभी 250 के लेवल पे नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके का चार्ट हमें देखना चाहिए, वो शेयर 3 से 5 साल के होरिजोन में ऊपर जाता हुआ दिखे। अगर कोई शेयर लेट से बहुत हाई लगा लेता है और उसके बाद नीचे जाता है तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे की एक मैं दूसरा शेयर उठाऊंगा अवंती फीड। अवंती फीड्स में एक चीज देख सकते हैं, 600 रुपए का हाई लगाया, फिर काफी डाउन हो गया 335 रुपए का। फिर ये शेयर एक बार हाई लगाया था यहाँ पे 771 रुपए का, फिर काफी डाउन हो गया 550 रुपए का, अभी फिर से दोबारा नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। इस तरीके का शेयर को मैं अवॉइड करना प्रेफर करता हूँ। इतना ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि यहाँ पे शेयर लगातार ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसका फाइनेंशियल भी हम अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चार्ट देख करके ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका बिजनेस स्टेबल नहीं है। प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हुआ है, जिसकी वजह से चार्ट भी कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। हमें चाहिए कि ऐसा चार्ट है जो कि ओवर टाइम ऊपर जाता हुआ दिखे। अगर आइडियली बात करो तो एक चार्ट है हमारे सामने, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में सबसे बेस्ट चार्ट मेरे सामने आया है। कुछ इस तरीके का देख सकते हैं कि वरुण बीवरेज किस तरीके से रिटर्न दिया है, जो कि 50-60 रुपए का हुआ करता था और लगातार ये शेयर ऊपर गया। तो मेरा जो तरीका है ये है कि हम ये बड़े मुंह को कैप्चर करिए। कैसी ये शेयर 60 रुपए से आपका 600 रुपए का जर्नी तय किया, 4 सालों में शेयर 10 गुना बना। तो ये वाला जो ट्रेंड है इसको हमें कैप्चर करना है। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए सिंपली हम जाएंगे स्क्रीनर पे अगेन और यहाँ पे सीधे एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर डालेंगे। और यहाँ पे एक चीज जो मैं देखता
देखता हूँ कि पिछले 4-5 सालों का अगर डेटा देखें जो कि इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू लगातार ग्रो होता हुआ दिखे। कोई साल फ्लैट रहेगा चलेगा, लेकिन डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अवंती फीड्स में देख सकते हैं कि 4100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, 2021 में भी 4100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, 2021 में ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट फ्लैट है। अगर ये डी ग्रोथ होता तो यहाँ पे दिक्कत होती और उसको मैं अवॉइड करता। 2022 में भी 5000 करोड़ रुपीस का ग्रोथ है और 2023 में भी सेम है। अच्छी बात है कि डी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन FY24 में 5300 हुआ है, अभी TTM बेसिस पे 5500 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ दोस्तों दो चीज है, यहाँ पे फ्लैट रहा, फिर ग्रोथ हुई, फिर फ्लैट रहा, फिर यहाँ पे हल्की हल्की ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रॉफिट में भी देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट लगातार बढ़ता चाहिए। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि 386 करोड़ रुपीस का थोड़ा सा बढ़ा 397। अब यहाँ पे FY22 में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो पिछली साल 400 करोड़ था, अभी 250 करोड़ रुपीस हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके के शेयर अगर आपके सामने तुरंत अवॉइड करें, ज्यादा दिमाग न लगाएं, क्योंकि हमें ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो कि हर साल ग्रोथ रिपोर्ट करे। तो दोस्तों इसका चार्ट देख करके ही मैंने बता दिया था। यहाँ पे अवंती फीड्स का अगर चार्ट देखें कि यहाँ पे बिजनेस कुछ दिक्कत हुई थी, इसीलिए इस चार्ट को अवॉइड किया करेंगे। और फाइनेंशियल से भी हमें देखने को यही मिला कि इस शेयर में FY22 और FY23 में कुछ दिक्कत थी। प्रॉफिट जो आपका 400 करोड़ का था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। इसी वजह से इस शेयर को अवॉइड करना बेटर होता है। वहीं पे दोस्तों अगर रेडिटन का चार्ट देखें तो ये इतनी ज्यादा ग्रेविट नहीं हुई है। इसका मतलब है इसका फाइनेंशियल्स में अगर प्रॉफिट देखें कहीं ना कहीं सिमिलर रेंज में रहा होगा या फिर थोड़ी मोड़ी ग्रोथ होगी। और इसको हम डायरेक्ट PNL में देख सकते हैं कि मार्च 20 में 5100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 21 में 5600, 22 में 2200, 23 में 79, 24 में 89, अभी 95,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, जो कि लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसी तरीके से दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि 534 करोड़ रुपीस है। 788 करोड़ देख सकते हैं ग्रोथ हुआ है। FY22 में 1315 करोड़ और FY23 में 1439 करोड़ और FY24 में थोड़ा सा डी ग्रोथ हो गई है, 1239 करोड़ और 1227 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से शेयर इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ और इसी लेवल पे मेंटेन है। तो अगेन इस शेयर को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि FY23 का जो प्रॉफिट था अभी TTM बेसिस पे उससे कम ही प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब है बिजनेस में प्रॉफिट के टर्म्स में डी ग्रोथ हुई है। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम वरुण बेवरेज का जो शेयर प्राइस है लगातार ऊपर जा रहा है, अगर इसका PNL देखें तो काफी चीजें क्लियर है किस तरीके से इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि FY21 में 8800 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 13,000, 16,000, 20,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, लगातार ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 700 करोड़, 1500 करोड़, 2100 करोड़, 2600 करोड़। ये भी देख सकते हैं कि 2021 से 2022 के बीच में डबल हो गया। फिर यहाँ पे फिर 50% की ग्रोथ हुई है और फिर अगेन यहाँ 25-30% की ग्रोथ हुई दिख रही है। तो दोस्तों यही पैटर्न है, हमें देखना है कि यहाँ पे सेल्स भी ग्रोथ हो और यहाँ पे प्रॉफिट भी काफी तेजी से ग्रो करे। फ्लैट होगा चलेगा, लेकिन डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो वरुण बेवरेज का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों काफी तेजी से ग्रो हुआ है। हालांकि दोस्तों वरुण बेवरेज को मैंने रैंडमली पिक किया था, अब मैं एक ऐसी कंपनी पिक करूंगा जो कि हमारे इस फिल्टर से हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो इस फिल्टर में एक शेयर में मेरे सामने जो आ रहा है यहाँ पे ब्लू जेट हेल्थ केयर। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि इन सारी कंपनीज में किसी में भी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जस्ट मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। और किसी भी स्टॉक में रैंडमली इन्वेस्ट ना करें। पहले ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है इसको पहले पूरा सीख ले, उसके बाद स्टडी करें, फिर जाकर के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अगर ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें तो नवंबर 2023 से इसका प्राइस शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं फ्लैट चल रहा था, फिर लगातार ये ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। तो काफी अच्छी बात है। अगर यहीं पे आगे PNL में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 683 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 721 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू। FY24 में कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात है कि सेम लेवल पे मेंटेन है। अभी TTM बेसिस पे 873 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे TTM बेसिस पे ग्रोथ हुई है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 182 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था, जो कि थोड़ा सा डिप हुआ है FY23 में, लेकिन FY24 में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और अभी TTM बेसिस पे काफी अच्छा जंप देखा उनको मिला है। 160 करोड़ रुपीस का 2 फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट बना रहा, अभी काफी तेजी से ग्रो हुआ है, जो कि 235 करोड़ रुपीस का है। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। सेल्स उतना ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो हुआ है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका शेयर प्राइस परफॉर्म कर रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा डी ग्रोथ हुई है। 182 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट 160 करोड़ रुपीस का हो गया। ये जो चीजें हैं इस वजह से मैं थोड़ा
थोड़ा सा इस तरीके के स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई बहुत ज्यादा डिप ना हो, यहाँ पे 10% का डिप देखने को मिला है, इतना एक्सेप्टेबल हो सकता है। इससे ज्यादा की अगर डिप हुए तो बिजनेस में कुछ मेजर कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 36% का था, अभी 30% का FY23 में था, अभी दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना बेटर होता है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन हो जो कि आप आइडेंटिफाई कर सके किस वजह से ये डिप हुआ था, ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप अलर्ट हो जाएं और तुरंत एग्जिट ले ले। तो दोस्तों चीजें बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर किसी कंपनी में पास्ट में प्रॉफिट डिप हुआ है तो आप देखेंगे फ्यूचर में भी ये डिप ना हो। और अगर आपको पता लग गया कि पास्ट में किस वजह से डिप हुआ तो वही चीज को देखें। अगर फ्यूचर में लगता है कि वो चीज दोबारा हो रही है, प्रॉफिट डिप हो सकता है, तो वहां पे आप एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से एक और स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा जो कि हमारा जो ग्रोथ वाला क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे। तो यहाँ पे मैं अगेन एक स्टॉक पिक करना चाहूंगा, नारायण ह्रुदयालय, जिसका शेयर प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2020 से जर्नी स्टार्ट हुई और शेयर कभी रुका ही नहीं, फरवरी 2024 तक लगातार ये शेयर ऊपर ही जा रहा था। और फिर देख सकते हैं कि 2024 में थोड़ा सा फ्लैट रहा, लेकिन अगेन ये शेयर ब्रेकआउट दिया और जैसे ही ब्रेकआउट दिया ये शेयर मेरे फिल्टर में आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। और दोस्तों इसका भी P&L देख सकते हैं कि FY22 में 3700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, FY23 में 4500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, FY24 में 5000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और अभी TTM बेसिस पे 5300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, जो कि लगातार ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 342 से 607 करोड़ रुपीस हुआ, फिर 790 हुआ और अभी 784, थोड़ा सा TTM बेसिस पे डी ग्रोथ है, बिल्कुल निग्लिजिबल सी। इसी वजह से देख सकते हैं कि पिछले 1 सालों से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। और दोस्तों जैसे ही अभी क्वार्टरली कॉल हुआ, हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रोथ ट्रिगर आया हो जिससे फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ने वाला हो, तो ये शेयर भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा पॉइंट था रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, इससे हमें बस यही सीखने को मिला कि यहाँ पे जो भी कंपनी हो लगातार ग्रो करे, क्योंकि शेयर प्राइस तभी परफॉर्म कर रहा है जब कंपनी में प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दिए कि कैसे अवंती फीड में प्रॉफिट डिप हुआ तो उसका शेयर प्राइस भी डिप हुआ, रेनिंगटन में प्रॉफिट फ्लैट रहा तो शेयर प्राइस भी फ्लैट रह गया, नारायणा में FY25 में कोई अभी तक ग्रोथ देखने को नहीं मिली तो शेयर प्राइस भी अभी कोई परफॉर्म नहीं किया, पूरा 2024 ये फ्लैट ही चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रिलेवेंसी है प्रॉफिट की और शेयर प्राइस की। शेयर प्राइस तभी बढ़ता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। हालांकि दोस्तों ये 2 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए, एक तो चार्ट और प्रॉफिट, अगर यही 2 चीजें देख ले तो ये इनफ होता है, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि आपको देखने चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट्स है कि प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जैसे कि नेट प्रॉफिट, जिसमें मेनली ROC और ROE देखें, अगर ROE नहीं तो सिर्फ ROC देख लें जो कि 15% या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो सिंपली आपको करना ये है कि आप स्क्रीनर पे जाएं, हालांकि 3-4 कंपनीज मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, तो यहाँ पे एक रेशियोज वाला सेक्शन होता है जो कि यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें ROC कितना है। मैं कहता हूँ कि मिनिमम 15% का तो होना ही चाहिए। नारायण ह्रुदयालय पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ये मोर देन 25% का ROC ये मेंटेन कर चल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी तरीके से दोस्तों ब्लू जेट हेल्थ केयर में आएंगे और यहाँ पे रेशियोज वाले सेक्शन में देखेंगे कि इनका भी ROC 52% का, 35% का, 30% का काफी हेल्दी है, जो कि मोर देन 30% का है और ये लगातार ये मेंटेन करके चल रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से रेडिंगटन का अगर रेशियोज में आकर के देखें तो यहाँ पे भी ROC काफी स्ट्रांग है। 2020 में 15% था, लेकिन अभी मोर देन 15% का ये ROC मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात। अगर किसी स्टॉक में ROC लेस देन 15% का किसी साल में हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे आ सकते हैं और बनारस होटल का ROC देखें, यहाँ पे ROC FY22 में देख सकते हैं कि सिर्फ 10% का, हालांकि पिछले 2 फाइनेंशियल से अच्छा दिख रहा है। इस स्टॉक को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि इसने FY22 में काफी कम प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। क्यों किया था इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, न मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। अगर मैं हर एक कंपनी पे जाकर के स्टडी करना शुरू कर दूं तो 5000 कंपनी 5000 दिन लग जाएगा, यानी 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे शेयर मार्केट में पूरी कंपनीज को स्टडी करने में। इसी वजह से मैं ये फाइनेंशियल डेटा को पहले स्टडी करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आए यहाँ पे कोई और कंपनी पिक करें, जैसे कि यहाँ पे हम आ सकते हैं और श्री सीमेंट को पिक कर सकते हैं और यहाँ पे रेशियोज में आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FY23 में सिर्फ 9% का ROC रिपोर्ट किया। इस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार हम कह रहे हैं कि लगातार ये ROC 15% या उससे ज्यादा का होना चाहिए, जो कि एक बार ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो बेटर है कि इस तरीके की कंपनीज को अवॉइड करें। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, शेयर प्राइस, प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कैश फ्लो। कैश फ्लो देखना काफी जरूरी है कि किसी कंपनी के बिजनेस में कितना कैश जनरेट हो रहा है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करें, यहाँ पे एक कैश फ्लो का सेक्शन होता है और कैश फ्लो में आप आए, मेनली हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी रिपोर्ट करे, तो ये बेटर
बेटर होता है। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली रिसर्च करना है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि FY24 में 164 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे आए कैश फ्लो में जाएं और देखें कि FY24 में 165 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कैश फ्लो जो जनरेट हुआ 241 करोड़ रुपीस का हुआ, जो कि काफी अच्छी बात। प्रॉफिट के आसपास कैश फ्लो जनरेट हो, उससे ज्यादा हो तो भी बेटर है। अगर थोड़ा मोड़ा कम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरीके से 200 स्टॉक है अवंती फीड्स। इसका अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक दिक्कत है, FY22 में निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया, लेकिन अभी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो अगर रिसेंट में कोई कंपनी निगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो उसको अवॉइड करें। अगर पिछले 2-3 साल पहले अगर कोई कैश फ्लो निगेटिव है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि एक बार किसी वजह से कैश फ्लो नहीं आया था, लेकिन अभी रिसेंट में कैश फ्लो आ रहा है, जो कि ये अच्छी बात है। तो इसको हमेशा ये देखें कि पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से अच्छा कैश जनरेट हो। अगर बिजनेस से कैश जनरेट नहीं हो रहा तो सिंपली अवॉइड करें। तो दोस्तों अगेन एक रैंडम कंपनी पिक करते हैं और देखते हैं कि इसका कैश फ्लो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कोलैब प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगेन कैश फ्लो में आकर के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है FY23 में -15 करोड़ रुपीस का, और FY24 में भी सिर्फ 2 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट हुआ है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे PNL में आके देख सकते हैं कि 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। हालांकि ये कंपनी काफी छोटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना प्रॉफिट इन्होंने किया उतना कैश फ्लो जनरेट किया है, तो ठीक है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन इन्होंने FY23 में काफी ज्यादा निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया था। इस तरीके की कंपनी को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके ही क्लियर है कि ये बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है। अभी पिछले 2-3 सालों से ये रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि FY22 में तो सिर्फ 26 लाख रुपए का रेवेन्यू था। अभी TTM बेसिस पे 48 लाख रुपए का रेवेन्यू है। इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों आई है? क्योंकि मार्जिन भी देख सकते हैं कि सिर्फ 2% का है, पिछली साल 80% का था। एक तो इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन मार्जिन में क्यों है, और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देख सकते हैं कि अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो बेटर है अवॉइड करें ऐसी कंपनी को, देखें जो कि लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रही है। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है और कैश फ्लो निगेटिव है, तो इसको अवॉइड करना बेटर होगा। तो दोस्तों एक और क्राइटेरिया है जो कि मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है आपका प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर यहाँ पे किसी कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग, जो कि मैक्सिमम अलाउड होल्डिंग किसी एक कंपनी में 75% होती है, हमें देखना है अगर 75% है तो बहुत अच्छी बात है, 50 भी है तो भी ठीक है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। उसके अलावा FIs और DIs की भी होल्डिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम सिंपली आएंगे किसी रैंडम कंपनीज पे। तो यहाँ पे मैं नारायण ह्रुदयालय के आ जाता हूँ इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन पे, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे की प्रमोटर्स जो होल्डिंग है 63.85, जो कि एकदम कांस्टेंट बनी हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। FIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, DIs भी इन्वेस्टेड है, पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें ठीक ठाक है। पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम हो उतना ज्यादा बेटर होता है। एक और चीज है जो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, इसको देखें। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा रिसेंट में बढ़े नहीं है तो काफी अच्छी बात है। अगर कोई नंबर ऑफ शेयर होल्डर लेट से 25,000 है, फिर 1 लाख हो गए, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शेयर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हो सकता है शेयर ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका हो। अगर किसी शेयर में लेस देन 30,000 इन्वेस्टर है और वो एक मिड साइज की कंपनी है, इसका मतलब है कंपनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अभी काफी कम लोग कंपनी को जान रहे हैं। नारायण ह्रुदयालय का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर ब्लू जेट हेल्थ केयर पे आ जाए और यहाँ पे का इन्वेस्टर वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पे भी प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि मैक्सिमम अलाउड 75% होती है, उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे FIs की भी होल्डिंग है, DIs की भी होल्डिंग है, जो कि कम है, बट फिर भी पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 10% की, जो कि मेंटेन है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ ज्यादा ही है, 86% की। मैक्सिमम जो अलाउड है 75% की है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली IPO किया था, तो इनको आने वाले सालों में होल्डिंग कम करके 75% करनी पड़ेगी, बट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी देखें तो ये काफी ज्यादा बढ़े नहीं है। हालांकि मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर को जब साइकोलॉजी वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा तब इसको आप काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी के बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट लॉक कर सकते हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ और स्टॉक है, जैसे कि कोलैब प्लेटफॉर्म है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 33% की है और पब्लिक की होल्डिंग 66% की हो जाती है। तो यहाँ पे 2/3 कंपनी पब्लिक के पास है, 1/3 कंपनी आपकी प्रमोटर्स के पास है। तो इस तरह की कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है। हालांकि इतनी छोटी कंपनी है, 6,725 इन्वेस्टर काफी ज्यादा है, तो बेटर है इस तरह की कंपनीज को अवॉइड करें। कोई एक कंपनी और रैंडमली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे शैली इंजीनियरिंग पे आके देखते हैं कि इसका प्रमोटर होल्डिंग कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। FIs की होल्डिंग भी बढ़ रही है, जो कि 2% की अभी 5% हो गई है, और DIs की भी होल्डिंग देख सकते हैं कि ये भी बढ़ती हुई दिख रही है, 9.5 से 11.65
40% है। और पब्लिक की होल्डिंग ओवरऑल घट रही है जो कि 44% थी, अभी लेस देन 40% हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 19,191 इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा दिख रहा है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी तेजी से कम हो रही है, डीआईज और एफआईएस भी एग्जिट ले रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनीज को अवॉइड करें। एक और एग्जांपल कोई रेटअप कंपनी पिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चंबल फर्टिलाइजर्स के, देख सकते हैं तो यहाँ पे भी प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे एफआईएस की भी होल्डिंग है, डीआईएस की थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन एफआईएस की उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हम 5 क्राइटेरिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले हम स्क्रीनर पे अपना फिल्टर यूज करके 5000 कंपनी में से 50 कंपनी को फिल्टर आउट कर लेंगे। फिर उसमें जाकर के एक एक इंडिविजुअल कंपनीज को देखेंगे। सबसे पहली चीज हमें देखना है कि कंपनी का चार्ट जो है लगातार ऊपर जाता हुआ दिखे। अगर कंपनी का चार्ट लगातार ऊपर जा रहा है तो फिर जाकर के इनका पीएनएल देखें, और अगर एनुअलाइज्ड बेसिस पे पिछले 2-3 सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखते हैं जिसमें प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो कि काफी अच्छी कंपनी हो सकती है। इसी के साथ अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर लगातार बढ़ रहा है तो उसके बाद आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें कि जो भी कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके ग्रो कर रही है, जहां पे मिनिमम आरओसी हमारा 15% या उससे ज्यादा हो तो बेटर होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कैश फ्लो जनरेट ना करे तो भी दिक्कत है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके बाद कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए। अगर कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही तो यहाँ पे कंपनी को फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों एंड में प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर देखें कि आखिर प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआईज और डीआईज की भी होल्डिंग बढ़ रही है, जो कि अच्छा साइन हो सकता है। इसके साथ अगर एफआईज और डीआईज और साथ ही साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार घटे तो यहाँ पे निगेटिव चीज हो सकता है। उस तरह की कंपनीज को अवॉइड करना बेटर होता है। मैं पर्सनली जो प्रीफर करता हूँ एटलीस्ट प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट बनी रहे। एफआईज और डीआईज में अगर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है तो भी कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अगर बहुत ज्यादा तेजी से एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कम हो रही है तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल बेसिस पे फिर देखना पड़ेगा कि आखिर कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो दोस्तों ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने बताया अगर मैच हो जाए तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी शेयर मल्टीबैगर बनेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो उस कंपनी में ऐसे ही जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये तरीका है यहाँ पे आपको कंपनी का बिजनेस समझने की जरूरत नहीं है, उनकी कॉन्कल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की कंपनीज का अगर पोर्टफोलियो बना ले, जब तक ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो वो शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मैं सिर्फ इन्हीं क्राइटेरिया को नहीं, मैं थोड़ा सा और लेवल ऊपर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइट टाइम का एंट्री और एग्जिट कब प्लान करे, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में आपने देखा होगा कि सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेना काफी जरूरी हो जाता है। और आपको बिजनेस और फाइनेंशियल देख करके नहीं डिसाइड कर सकते कि किसी शेयर में एंट्री कब लेना और एग्जिट का सही समय क्या होगा। हालांकि दोस्तों मैंने ये जो क्राइटेरिया आपको बताया, अगर इस तरीके से भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाए और उसको टाइम टू टाइम रिबैलेंसिंग करते रहें, अगर कोई इस क्राइटेरिया पे फेल हो जाता है तो उस शेयर को पोर्टफोलियो से निकाल दें। अगर कोई अच्छा शेयर आपको दोबारा से इस क्राइटेरिया पे मिल जाए तो उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो यहाँ पे आराम से 20-25% तक का रिटर्न मिल सकता है। बट दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे पोर्टफोलियो ने मोर देन 40% का CAGR पिछले 4 सालों में दिया है। और दिसंबर में जब मार्केट टॉप पे था हमारा CAGR मोर देन 50% का था। पिछले 2 कैलेंडर ईयर की बात करें तो मैं अपना पोर्टफोलियो 100% से ग्रो कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेने का। अगेन ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो बनाऊं कि कैसे हम साइकोलॉजी के बेसिस पे ये जो हमारे स्टॉक जो निकल के आए हैं, जो कि काफी क्वालिटी वाले स्टॉक हैं, उसमें सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अब वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग थोड़ा इंटरेस्टेड है, कुछ नया सीखने चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।